हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी भाग 2 का चैप्टर 18 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 17 तक चैप्टर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, सोशियोलॉजी ए.के. तिवारी भाग 2 के नाम से। तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 18, जिसका नाम है आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। समाज मानव आवश्यकताओं का फल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकता एवं सामाजिकता की मूल प्रवृत्ति के कारण मनुष्य समाज में रहना चाहता है तथा मनुष्य की जैविक मूल प्रवृत्तियां उसे समाज में रहने को प्रेरित करती हैं। उदाहरणार्थ भूख, प्यास, यौन मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही आवश्यकताओं का भी जन्म होता है। यद्यपि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं, परंतु सबसे अधिक महत्व भौतिक आवश्यकताओं का है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य जिन आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है, उनमें आर्थिक संस्थाओं का जन्म होता है। इस प्रकार ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए गए प्रयत्न हैं। कार्य प्रणालियां अथवा साधन अथवा विधियां चूंकि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन के आर्थिक पद से संबंधित होती हैं, इसलिए इनको आर्थिक संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। समाज के विभिन्न युगों में आर्थिक संस्थाओं का स्वरूप एक जैसा नहीं रहा है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ, इनकी पुस्तक है आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने कहा, भोजन एवं संपत्ति के संबंध में मनुष्य की क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। प्रोफेसर डेविस, इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। किसी भी समाज में, चाहे वह सभ्य हो या आदिम, सीमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने वाले मूलभूत विचारों, मानदंडों तथा परिस्थिति को ही हम आर्थिक संस्था कहते हैं। आर्थिक संस्थाओं की प्रकृति या विशेषताएं: भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करना, आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण, कार्यशील जीवन का निर्धारण, ये सभी आर्थिक संस्थाओं की विशेषताएं हैं। आर्थिक संस्थाओं का विकास कैसे होता है? पहले आवश्यकता का जन्म होता है, मतलब नेसेसिटी। उसके बाद क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। देन उसका उपभोग किया जाता है, कंजप्शन किया जाता है। उसके बाद वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देन संपत्ति का निर्माण होता है। उपहार, अतिथि संस्कार, व्यापार एवं विनिमय, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड एंड एक्सचेंज। जनजातियों में उपहार, विनिमय एवं व्यवहार के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। उपहारों का उद्देश्य उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों का स्थायित्व देना होता है। पिंगडिंगटन व्यवहार को पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। लबोला, लबोला क्या होता है? इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को भेड़े, कंबल एवं पशु आदि दिए जाते हैं। अगर एक परिवार लबोला जुटाने में असमर्थ रहता है तो उसके अन्य रिश्तेदार उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार उनके बीच प्रगाढ़ सामूहिक संबंध स्थापित हो जाता है। पॉटलेच, हेडा, लिंकित, सिमसियन आदि और क्वांगटिंकल जनजातियों में पाए जाने वाला पोर्टलेट एक महाभोज है, जिसमें दुश्मनों तक को आमंत्रित किया जाता है तथा अपनी संपत्ति नष्ट की जाती है। इसके द्वारा डंके की चोट पर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है। कुला, कुला क्या होता है? कुला होता है उपहार विनिमय की प्रख्यात प्रथा है, जिसका वर्णन सर्वप्रथम मैलिनोवस्की ने किया है। कुला प्रथा में शंख से बने आभूषणों को दिया जाता है। ये आभूषण दो प्रकार के होते हैं, लाल शंख का हार सोलवा तथा श्वेत शंख का बाजूबंद मवाली। उपहार में अगर एक व्यक्ति ने सोलवा दिया तो दूसरा मवाली देगा। सोलवा क्लॉकवाइज होता है और मवाली क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। वासी, इसका उल्लेख मैलिनोवस्की द्वारा सर्वप्रथम किया गया। तटीय गांवों तथा भीतरी गांवों के बीच विनिमय का एक तरीका है क्या? वासी।
याम एक प्रकार की फसल है। सगाली, मछली आदि का विनिमय किया जाता है। गिम्बाली क्या होता है? मुद्रा रहित विनिमय, जिसमें वस्तुओं का लेन देन, जिसमें सौदेबाजी होती है। यदि छोटे सुअर के बदले भोजन या छोटी मोटी चीजें प्राप्त की जाती हैं तो गिम्बाली, तथा बड़े सुअर के बदले महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदना लागा कहलाएगा। लागा एक सांस्कृतिक खरीद है, सेरिमोनियल परचेस भी है। पोकाला, पोकाला क्या होता है? या वस्तुएं मुखिया को भेंट की जाती हैं। मुख विनिमय या शांत व्यापार, डम बार्टर और साइलेंट ट्रेड। लंका की विड्डा, उत्तर प्रदेश की राजी, मलाया की सिमांग पिग्मी, सकाई जनजाति, कार्यागिनियन, प्रोबियान द्वीपवासी वस्तु विनिमय को गिम्वाली, जबकि बुशमैन वस्तु विनिमय को सचापेरा कहते हैं। संपत्ति क्या होती है? प्रॉपर्टी, संपत्ति महत्वपूर्ण संस्था है। हॉबहॉस ने कहा, संपत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण से है। ऐसे नियंत्रण जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा जिसे समाज मान्य एवं मूल्यवान समझता है। इसकी विशेषताएं क्या है? संपत्ति की, संपत्ति मूर्त व अमूर्त होती है। संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। संपत्ति क्या होती है? सीमित होती है। संपत्ति का संबंध अधिकार कर्तव्यों से है। संपत्ति मूल्यवान होती है। संपत्ति को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। संपत्ति का विनिमय संभव है। संपत्ति का संबंध सामाजिक मूल्यों व आदर्शों से है। संपत्ति का संबंध आम मानवीय वस्तुओं से है। संपत्ति के प्रकार, प्रोफेसर डेविस ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला व्यक्तिगत संपत्ति, दूसरा सार्वजनिक संपत्ति, तीसरा सामूहिक संपत्ति। हाबहॉस ने 2 प्रकार का उल्लेख किया है, व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक संपत्ति के बारे में। संपत्ति अधिकारों पर नैतिक प्रतिबंध का सिद्धांत है, किंग्सले डेविस ने दिया है। डेविस ने लिखा है कि कोई वस्तु संपत्ति है या नहीं, उस वस्तु के प्रति अधिकार की प्रकृति पर निर्भर करता है। डेविस का कहना है कि समाज में व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार तो प्राप्त होते हैं, किंतु वे संपत्ति के स्वामित्व तथा उपयोग की बंधुता के द्वारा सीमित होते हैं। डेविस ने पुनः लिखा है कि यह सांसारिक सिद्धांत है कि जिसके पास है उसे और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसका शेष भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? संपत्ति। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवाद में व्यक्तिगत संपत्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसी के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। पूंजीवाद की विशेषताएं हैं बड़ी मात्रा में उत्पादन, अधिकाधिक लाभ, एकाधिकार, प्रतियोगिता, शोषण, व्यक्तिगत संपत्ति, बैंक, द्रव्य एवं साख, वर्ग संघर्ष, गरीबों का शोषण, संगठित व्यापार संगठन, श्रम विभाजन और विशेषीकरण। ये है पूंजीवाद की विशेषताएं। पूंजीवाद का सामाजिक प्रभाव, पहला है वर्ग संघर्ष का उग्र रूप होता है पूंजीवाद। श्रमिकों की हालत बद से बदतर होती है पूंजीवादी समाज में। जीवन स्तर में वृद्धि होती है। कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो जाता है। मानसिक संघर्षों में वृद्धि होती है। अपराधों की ऊंची दर हो जाती है। गंदी बस्तियों का पनपना, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है। धमन मतलब दमन होगा यहाँ पर का असमान वितरण, दैत्विक संबंधों की प्रबलता, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक संकट, ये सब किसमें होता है? पूंजीवाद में होता है। हड़तालें, तालाबंदी, बेकारी और सामाजिक क्रांति। समाजवाद, सोशलिज्म किसे कहते हैं? पूंजीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का उदय हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। समाजवाद इस समय का बहुचर्चित शब्द है। विश्व समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रौद्योगिकी के आविष्कार व औद्योगिक क्रांति ने जिस पूंजीवादी विचारधारा को जन्म दिया, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी विचारधारा विकसित हुई। बर्नार्ड शॉ, समाजवाद आय की समानता के अलावा कुछ नहीं है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? किसकी? समाजवाद की। प्रजातांत्रिक आदर्शों
वह मूल्यों पर आधारित होता है। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। सामाजिक समानता की व्यवस्था होती है। कल्याणकारी आदर्शों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामूहिक हित को प्रधानता दी जाती है। उद्योगों व उत्पादन के अन्य साधनों का स्पष्टीकरण किया जाता है। बाजार तथा संपत्ति पूर्णतः आर्थिक संस्था के उदाहरण हैं। भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद, जबकि इस स्कैंडिनेविया में सहकारी समाजवाद की व्यवस्था पाई जाती है। साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये क्या होता है? साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था है जहाँ पर राज्य और वर्गों की अनुपस्थिति हो, उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। साम्यवाद को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होंगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। साम्यवाद को मार्क्सवादी समाजवाद कहा जाता है। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आर्थिक संस्थाओं का विकास, स्पेंसर आर्थिक विकास के 4 स्तरों का उल्लेख करते हैं। पहला है भोजन एकत्रित करने और शिकार करने की अवस्था। दूसरा है पशुपालन चारागाह अवस्था। तीसरा है कृषि अवस्था और चौथा है औद्योगिक अवस्था। आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या होता है? मतलब मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य औद्योगिक क्रांति के पश्चात विकसित अर्थव्यवस्था से है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें विनिमय का माध्यम या साधन मुद्रा है या बाजार के नियमों से संचालित और नियंत्रित होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था तीन अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। मतलब आधुनिक अर्थव्यवस्था की 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या निजी स्वामित्व पर आधारित खुली प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। इसमें बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्यों का निर्धारण होता है। मार्क्स इस अर्थव्यवस्था को अमानवीय और शोषणकारी मानते हैं या उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। एडम स्मिथ इसकी मुख्य विशेषता हस्तक्षेप की नीति, मतलब लेजर फेयर बताते हैं। यह एक प्रकार से मुक्त अर्थव्यवस्था है। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें राज्य का नियंत्रण होता है। बड़े बड़े प्रतिष्ठान कारखाने स्वयं द्वारा लगाए जाते हैं या नीति लाभ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए काम करती है। इसमें खुली प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती या मार्क्स के विचारों पर आधारित है तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोधी है। कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थात निजी और सार्वजनिक दोनों का मिश्रित गुण पाया जाता है। इसमें कुछ क्षेत्रों में निजी प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा दिया जाता है तो कुछ क्षेत्रों में इसे प्रतिबंधित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। पुनः 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। किस काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में। 1977 में औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा की गई। 1980 में औद्योगिक नीति में सहकारी संघवाद को अपनाया गया। पुनः 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई, मनमोहन सिंह द्वारा की गई, जिसके द्वारा एलपीजी मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। एलपीजी के सकारात्मक परिणाम क्या क्या हुए? विश्व व्यापार में भारत की पहुंच बढ़ी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ, उपभोक्ताओं को लाभ हुआ और विदेशी भंडार में वृद्धि हुई। और इसके नकारात्मक परिणाम भी हुए। नकारात्मक परिणाम क्या क्या हुए? विदेशी देशों का दबदबा अर्थात आर्थिक उपनिवेश को बढ़ावा मिला, धन का केंद्रीकरण हुआ, भौतिकतावादी में वृद्धि हुई, परंपराओं तथा भारतीय संस्कृति का ह्रास मतलब गिरावट हुआ, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ,
श्वेत वसन अपराध में वृद्धि हुई। पूंजीवाद की उच्च अवस्था को लेनिन ने साम्राज्यवाद कहा है। इनका कहना है कि जब पूंजीवाद अधिक विकसित हो जाता है तो तीनों प्रकार की पूंजी और वर्ग एक में मिल जाते हैं: औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, वित्तीय पूंजीपति वर्ग और व्यापारिक पूंजीपति वर्ग। ध्यातव्य है कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग के 3 वर्ग बताए हैं। एक है औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, कारखाने में पैदा होना। दूसरा है वित्तीय पूंजीपति वर्ग, बैंकों से पैदा होना। और तीसरा है व्यापारिक पूंजीपति वर्ग, व्यापार से पैदा होना। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है विकसित देश, फर्स्ट वर्ल्ड। दूसरा है समाजवादी देश, सेकंड वर्ल्ड। तीसरा है विकासशील देश, थर्ड वर्ल्ड। लेनिन ने लिखा है कि विकसित पूंजीवादी राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों को अपने हाथों, अपने लाभों एवं हितों के लिए आपस में बांट लेते हैं और इन पर न केवल आर्थिक प्रभुत्व रखते हैं बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व भी रखते हैं, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का तात्पर्य जब विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों पर अपना सांस्कृतिक प्रभुत्व रखते हैं, अर्थात अपनी संस्कृति को बाजार के माध्यम से थोपते हैं, इसे नव साम्राज्यवाद भी कहते हैं। नव साम्राज्यवाद से संबंधित 2 सिद्धांत हैं। पहला है प्राश्रयता का सिद्धांत, दूसरा है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। प्राश्रयता का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख पी ब्राउन ने 1957 में किया। आगे चल के इसे विकसित करने का कार्य जर्मन अर्थशास्त्री एजी फ्रैंक ने 1969 में किया। फ्रैंक ने इसे अल्प विकास का सिद्धांत कहा है। फ्रैंक ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में 2 प्रकार के राष्ट्रों का उल्लेख किया है। एक है केंद्र के राष्ट्र, दूसरे हैं परिधि के राष्ट्र, सेंटर नेशन और पेरिफेरी नेशन, अर्थात विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। फ्रैंक का कहना है कि केंद्रीय देशों का विकास परिधि के देशों की कीमत पर हुआ है। समीर अमीन ने भी अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्केल में राष्ट्रों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूंजीपति राष्ट्र अर्थात विकसित राष्ट्र और दूसरा है सर्वहारा राष्ट्र मतलब प्रोलिटेरिएट नेशन अर्थात विकासशील राष्ट्र। एफ वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित है, अविकसित देशों का शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन को मनुष्य की प्रकृति के साथ संघर्ष कहा। इन्होंने उत्पादन के 3 कारक बताए हैं: भूमि, श्रम और पूंजी, जबकि पार्सन्स एवं स्पेंसर ने उत्पादन के 4 कारक बताए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। डब्ल्यू लोस्टॉव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रोस्टोव ने यह पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की प्रतिक्रिया में लिखी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा गया। पहला है पारंपरिक समाज, दूसरा है आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा है परिपक्वता की अवस्था और पांचवा है उच्च जन उपभोग की अवस्था। आत्मस्फूर्ति की अवस्था की चर्चा करते हुए रोस्टोव ने यह प्रतिपादित किया कि यह अवस्था वह अवस्था है जबकि स्थिर समृद्धि की विरोधी और परंपरागत और प्राचीन शक्तियां पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं, आर्थिक समृद्धि लाने वाली शक्तियां और अधिक प्रबल हो जाती हैं। यह वह अवस्था होगी जबकि राष्ट्रीय आय के 10% में 10% से अधिक विनियोजन हो, एक या एक से अधिक अग्रगामी क्षेत्र की प्रगति हो, राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थात्मक ढांचे या जिसे रोस्टोव ने सांस्कृतिक ढांचा कहा है में परिवर्तन हो। रोस्टोव के अनुसार भारत ने 1952 में आत्मस्फूर्ति की अवस्था प्राप्त कर ली थी। उच्च उपभोग की अवस्था में प्रवेश करने वाला पहला देश यूएसए था, जिसने 1920 में इसमें प्रवेश किया। ओरिएंटल तानाशाही। मध्यकालीन चीनी समाज के अध्ययनोपरांत विटफोगल द्वारा यह अवधारणा दी गई। उस समय चीन में उन्नत कृषि व्यवस्था थी, लेकिन उत्पादन के साधनों पर राज का नियंत्रण था, जिसे विटफोगल
ओरिएंटल तानाशाही कहते थे तथा ऐसे समाज को हाइड्रोलिक समाज कहते हैं। दूसरा है चक्रीय संचयी अंतःक्रिया संचयी कारणता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। यह अवधारणा गुनार मिडल की है जो विशेष रूप से गरीबी से संबंधित है। इनका कहना है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी गरीबी को जन्म देती है तथा बढ़ावा देती है और इस तरह समाज में गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। इस तरह समाज क्या होता है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसा होता है। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था नक्स ने, याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।